दोस्तों, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है और आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। एडसेंस के अप्रूवल के लिए ज़्यादातर जो तरीका लोग बता रहे हैं वो यही है कि उसमें आप इम्पोर्टेंट पेजेस को ऐड कर दें। लेकिन इम्पोर्टेंट पेजेस और आर्टिकल्स के अलावा एक सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आप लोग मिस कर रहे हैं। अगर आप उस चीज़ पर ध्यान देंगे तो आपको एडसेंस का अप्रूवल ज़रूर मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको वही सारे तरीके बताने वाला हूँ जिनसे आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि उन्हें 1 दिन में, 5 दिन में या 10 दिन में एडसेंस का अप्रूवल मिल गया है। तो 5 या 10 दिन में एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है। 5 या 10 दिन में एडसेंस के अप्रूवल का मतलब है कि उन्होंने अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद गूगल का जो रिप्लाई आया है एडसेंस का, उसमें 5 या 10 दिन लग जाते हैं। लेकिन उस वेबसाइट के पीछे जो काम रहता है वो कम से कम 1 या 2 महीने होना चाहिए, ताकि आपको एक बार एडसेंस में रिजेक्शन ना मिले। एक बार रिजेक्शन मिलने के बाद दोबारा से अप्रूवल लेना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए पहली बार में ही आप इस तरह से काम करें कि आपको अप्रूवल मिल जाए। दोस्तों, जो सबसे पहले तरीके की मैं बात कर रहा हूँ वो है आपकी वेबसाइट का ट्रैफ़िक। सपोज़ कीजिए कि आपकी वेबसाइट पे बहुत कम ट्रैफ़िक आ रहा है या कोई भी ट्रैफ़िक नहीं आ रहा है, तो आप एडसेंस का अप्रूवल लेके करेंगे क्या? आपकी वेबसाइट, आपको मान लीजिए एडसेंस का अप्रूवल मिल भी जाता है तो भी आपको उसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा और फिर मैं उस वेबसाइट पे काम करना शुरू करूँगा, तो गूगल इस तरीके से नहीं सोचता है। गूगल पहले ये देखता है कि आप अपने काम में कितने कंसिस्टेंट हैं, कैसे आप उस पर ब्लॉग पोस्ट डाल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम आपको करना रहता है आपकी वेबसाइट पर एडसेंस के अप्रूवल के लिए, वो है वेबसाइट का ट्रैफ़िक। तो सबसे पहले ट्रैफ़िक लाने के लिए हमें वेबसाइट पर करना क्या होगा? तो पहला जो काम आपको करना है वो आपको एक निश पे फोकस करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो आपको एक निश पे काम करना शुरू करना है। जैसे कि सपोज़ आपने कोई बायोग्राफीज़ की वेबसाइट बनाई है, तो बायोग्राफीज़ की वेबसाइट में भी आप उसमें एक निश को पकड़ लें। जैसे कि मान लीजिए आप बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में लिख रहे हैं, तो आप बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में ही लिखें। उसमें आप पॉलिटिकल लीडर्स या सक्सेसफुल बिजनेसमैन या कुछ किसी भी और के बारे में नहीं लिखें, शुरू में नहीं लिखें। जब एक बार आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल गया और आपकी वेबसाइट पर अच्छा खासा ट्रैफिक आने लग गया, तो फिर आप उसमें दूसरी कैटेगरीज डाल सकते हैं। लेकिन शुरू में आप एक ही निश को लेकर चलें। सपोज़ आप पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में लिख रहे हैं तो उनके बारे में ही लिखें। मान लीजिए आप बिजनेस पर्सन के बारे में लिख रहे हैं तो सिर्फ उनके बारे में लिखें, या फिर टीवी स्टार्स के बारे में लिख रहे हैं तो आप सिर्फ उनके बारे में ही लिखें। उसके अंदर कोई भी और कैटेगरी के जो पर्सन की जो बायोग्राफी है वो ना डालें। तो इससे क्या होगा, आपको एडसेंस का अप्रूवल से पहले तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ जाएगा। ठीक है, जब ट्रैफिक आने लगेगा तो फिर आपको अप्रूवल भी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है। या फिर आप हॉलीवुड एक्टर्स या एक्ट्रेस के बारे में लिख रहे हैं तो उनके बारे में ही आपको लिखना है। दूसरा, अगर मान लीजिए मैं किसी टैग कैटेगरी की बात कर लेता हूँ, तो टैग भी बहुत वाइड है ना। इसके अंदर भी हमें क्या करना रहेगा, हमें एक सब निश पकड़नी रहेगी। जैसे मान लीजिए आपने विंडोज़ के बारे में लिखना शुरू किया, तो आप जितने भी आर्टिकल्स लिखेंगे शुरू में 15 से 20 आर्टिकल एटलीस्ट हों, तो उन सभी में आप विंडोज़ के बारे में ही लिखें। एंड्रॉयड ऐप्स के बारे में लिख रहे हैं तो वही लिखें। सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके बारे में ही बात करें। या हाउ टूज़ लिख रहे हैं तो सिर्फ हाउ टूज़ लिखें, यानी कि इनको मिक्स ना करें। बाद में जब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ जाता है, एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है, तो बाद में आप एक कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। या मान लीजिए शुरू में भी आप ये दिखाना, हम क्या करते हैं ना, हम शुरू में ही एक ऐसी वेबसाइट बना देते हैं कि सॉफ्टवेयर भी है, एंड्रॉयड ऐप्स भी है और विंडोज़ भी है, हाउ टूज़ भी है। यानी हम देखते तो हैं एक बहुत एस्टेब्लिश्ड वेबसाइट को, उसको देख के हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट को बिल्कुल वैसा ही बना देते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। हमें क्या करना है, हमें अपनी वेबसाइट को बिल्कुल क्या करना है, अपना एक सब निश पकड़ के रखनी है और उसके ऊपर ही काम करना है। आप ऊपर कैटेगरीज़ में अगर लिखना चाहते हैं तो उसी की विंडोज़ में उसको छोटा छोटा डिवाइड कर सकते हैं, या फिर नहीं भी बनाएंगे तो एक ही कैटेगरी रख के आप काम शुरू कर सकते हैं। उसमें कोई इशू नहीं आएगा। गूगल ये नहीं देख रहा कि आपकी वेबसाइट पर कितने पेज हैं। अगर उन पर कोई कंटेंट नहीं है ना तो फिर फ़ायदा नहीं है। या फिर क्या है कि आप कुछ लोग क्या करते हैं, इकट्ठा 100-200 आर्टिकल लिख के रख लेते हैं और फिर उसको पब्लिश कर देते हैं। तो वो तो हम नहीं कर सकते ना। इनिशियली जैसे आप शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल एक सब निश को पकड़ के रखना है, उसी पे काम करना है।
तो आई थिंक निश वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। आपको किसी बहुत एस्टेब्लिश वेबसाइट को लेके नहीं करना है, उसमें से आपको एक छोटी सी चीज़ उठानी है और उस पे काम करना है। दूसरा जो है ना इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कीवर्ड रिसर्च। ये ट्रैफिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अप्रूवल के लिए उसके बाद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कैसे कीवर्ड रिसर्च कैसे है? जैसे कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है कीवर्ड रिसर्च में, आपको ये नहीं ढूंढना कि कैसे मैं किस कीवर्ड पे लिखूं, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में रिसर्च करना है। आपको 5-6 कॉम्पिटिटर्स फाइंड कर लेने हैं और जब आपको एक बार अपना कॉम्पिटिटर मिल गया तो फिर आपको उसकी वेबसाइट से उन कीवर्ड्स को फाइंड करना है जो बहुत ही क्या हैं, लो डिफ़िकल्टी कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले सभी कीवर्ड्स को निकाल लेना है। किसी भी टूल की हेल्प ले सकते हैं, सैमरश की या मोज की। तो अगर आपको सैमरश या मोज मान लीजिए नहीं मिलता है तो क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली है, तो आप ग्रुप बाय टूल का यूज़ करें। किस ग्रुप बाय टूल का यूज़ करना है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उससे क्या करना है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ डोमेन का नेम डालना है और सभी के सभी कीवर्ड्स को आप एक्सपोर्ट कर लें, एक एक्सेल फाइल बना लें और उनको क्या कर लें, एक्सपोर्ट कर लें। दूसरा जो काम रहेगा उसमें से आप उसको फ़िल्टर कर सकते हैं लोएस्ट केडी के हिसाब से, यानी कि जो सबसे कम डिफ़िकल्ट कीवर्ड रहेगा उसको सबसे ऊपर रखना है। ठीक है, मतलब सबसे लोएस्ट कीवर्ड केडी वाले जो कीवर्ड्स हैं उनको फाइंड करके आप एक सेपरेट शीट बना लें। तीसरा जो काम है ना, अभी देखिए हम क्योंकि उसके सारे के सारे पेजेस को, सारे के सारे कीवर्ड्स को फाइंड कर रहे हैं, तो अभी भी हम क्या गलती करते हैं ना, हम किसी भी टॉपिक पे लिखना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि इसका केडी बहुत कम है तो इस पे हम काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको दोनों चीज़ों का क्या करना है, एक कम्बिनेशन बनाना है। आपको लोएस्ट केडी वाला कीवर्ड भी चाहिए और साथ में आपको आपकी निश से रिलेटेड कीवर्ड भी चाहिए। मान लीजिए कि एक कोई बायोग्राफीज़ की बहुत एस्टेब्लिश वेबसाइट है, उसके मैंने कीवर्ड्स निकाल लिए, तो कीवर्ड्स निकालने के बाद अब उसमें तो हर तरह के कीवर्ड्स में होंगे ना, लोएस्ट केडी में होंगे ना। लेकिन हम अगर बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में लिख रहे हैं तो हमें किसी पॉलिटिकल लीडर वाले कीवर्ड को उसमें से नहीं लेना है। हमें सिर्फ वही कीवर्ड लेने हैं जो हमारी निश से सब निश के साथ मैच कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आप इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। मान लीजिए एक वेबसाइट से आपको 4-5 ही कीवर्ड मिलते हैं, तो छोड़िए उसको, नेक्स्ट वेबसाइट, नेक्स्ट कंप्यूटर का वेबसाइट सर्च करिए। ये नहीं है कि हम उसमें हाईएस्ट केडी वाले पे चले जाएं या फिर हम उसमें जो हम अपनी निश से अलग चले जाएं। तो ऐसे 8-10 अगर अपने कंप्यूटर्स को आपने एनालाइज कर लिया तो आपके पास बहुत सारे कीवर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है जी, इसके बाद अगला जो काम है, ये तो जो चीज़ें हमने बताई हैं ना, ये सिर्फ ट्रैफिक के लिए है। हम लोग क्या करते हैं ना, ट्रैफिक आ नहीं रहा है और हम काम करना शुरू कर देते हैं एडसेंस के लिए। अब अगला जो प्रोजेक्ट है, अगला जो काम है वो है इम्पोर्टेंट पेजेस, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी। ये पेजेस क्यों ज़रूरी है, इनका मकसद क्या है, मतलब क्यों गूगल को ये चाहिए। जैसे हर कोई कहता है कि ये होने चाहिए, लेकिन इनके पीछे कारण क्या है। देखिए अबाउट अस जो है ना, वो गूगल को ये बताएगा, एडसेंस को ये बताएगा कि आप कौन हैं, आप एक सिंगल इंडिविजुअल हैं या आप एक कंपनी हैं। ठीक है, और आप कोई रियल पर्सन है या नहीं है। तो आप इसमें क्या कोशिश करें कि आप अबाउट अस में अपनी एक फ़ोटो लगा सकते हैं, जिससे जो इसको गूगल को मतलब एक पता लगता है कि ये कोई रियल पर्सन इस पर एक्चुअल में काम कर रहा है। आप अपने सोशल लिंक्स को भी उसमें ऐड कर सकते हैं, तो वो उससे जो है अथॉरिटी ही बनता है। अबाउट अस जितना अच्छा लिख सकते हैं आपको लिखना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट अस। तो कॉन्टैक्ट अस भी इम्पोर्टेंट है। इसमें गूगल को ये पता रहेगा कि आपको कोई अगर कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट करे। हम कोई एनोनिमस पर्सन बन के वेबसाइट बना के उसको नहीं चला पाएंगे अच्छे से। उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि आप किस तरह से, मतलब कोई आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। और अगला जो पेज है वो है प्राइवेसी पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेसी पॉलिसी आपने देखा होगा कि अब जब भी कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो अब उसमें कुकी का जो एक नीचे ऑप्शन आता है कि आप उसको सेलेक्ट करें हाँ या नहीं। तो अभी क्या है ना, प्राइवेसी पॉलिसी में हमें ये डिफ़ाइन करना होता है कि हम जो है हमारी वेबसाइट पर हम कुकीज़ को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, हम नहीं करते, या हमारी वेबसाइट पर क्या रहता है ना, जब हम गूगल एनालिटिक्स का कोड डालते हैं ना, तो जब गूगल एनालिटिक्स का कोड है ना, तो वो किसी भी विजिटर, जो भी विजिटर हमारी साइट पे आ रहा है, तो वो हमें बता देता है कि कौन सा पर्सन या किस ब्राउज़र का यूज़ करके या किस तरह से हमारी वेबसाइट पर आया है।
तो ये सभी कुकीज़ हैं। अभी इंडिया में इसका कुकीज़ या प्राइवेसी पॉलिसी का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ईयू में, यूरोपियन यूनियन में इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। और वो लोग गूगल को इस बात के लिए मतलब वो भी करते हैं कि आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते। तो प्राइवेसी पॉलिसी आपको डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है कि आपने गूगल एनालिटिक्स का अपनी वेबसाइट पे यूज़ किया है या नहीं किया है, एडसेंस का यूज़ आप कर रहे हैं या करने वाले हैं, या क्या क्या करेंगे, या कोई एड नेटवर्क और आप अपनी वेबसाइट पर यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या कोई हीट मैप वगैरह का सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर रहे। यानी आपको अपने यूज़र को बताना है कि आप उनकी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को आपने कलेक्ट किया है। तो इसीलिए प्राइवेसी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपकी वेबसाइट पर होनी चाहिए। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है, जैसे कि 15 से 20 पोस्ट जो है वो आपको मिनिमम लिखनी है। और ये सेकंड क्राइटेरिया है। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है ना, वो क्या होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट पर कम से कम डेली के 15, 20 या 30, 40 विजिटर्स आने चाहिए। जब वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा फिर ये चीज़ें होनी चाहिए। 5-10 में आ जाता है तो अच्छा है, लेकिन फिर भी आप मिनिमम 15 से 20 रखें। और उनमें जो वर्ड्स हैं ना, वो कम से कम 1000 वर्ड्स रखें। ठीक है। ज़्यादातर जो एरर आती है ना, जो एडसेंस का जो रिजेक्शन होता है, वो किस लिए होता है? थिन कंटेंट की वजह से। हम क्या करते हैं, हम कई बार 200-300 वर्ड का कंटेंट लिख देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। हमें अपनी साइट पर कम से कम 1000 वर्ड, ये मिनिमम बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2000 वर्ड का भी हर आर्टिकल लिखेंगे तो अच्छा है। ठीक है। तो 200-300 का आर्टिकल नहीं होना चाहिए। लो क्वालिटी कंटेंट नहीं होना चाहिए। आप कॉपी पेस्ट करके या सिर्फ एआई टूल्स की हेल्प से नहीं लिखेंगे तो बेटर रहेगा। साथ ही जब भी आप कोई भी कंटेंट लिखें तो आप उसका रेफरेंस दें। रेफरेंस देने से आपकी जो है ना, उसके कंटेंट की अथॉरिटी बनती है। हम क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं कि हम उसकी वेबसाइट को लिंक क्यों करें, या हमारा लिंक जो है, लिंक जूस जो है वो इधर से उधर चला जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो इन चीज़ को अवॉइड करें। शुरू में आपको क्या करना है, आपको रेफरेंस लिंक्स देने हैं। आपको गूगल को बताना है कि अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से ली है, तो उससे आपकी अथॉरिटी बनेगी। शुरू में लिंक जूस, बैक लिंक और इन चीज़ों के बारे में आप भूल जाएं। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको गुड क्वालिटी कंटेंट लिखना है और आपको लेंथी कंटेंट लिखना है। ठीक है। अच्छा कंटेंट लिखना है और कॉपी पेस्ट कंटेंट को अवॉइड करना है। कॉपी पेस्ट कंटेंट हो, इमेजेस हो या कुछ भी ऐसा हो जो किसी से भी मतलब कॉपी ना किया गया हो, आप खुद की इमेजेस बना सकते हैं, ज़्यादा बेटर है। कई बार क्या रहता है कि नहीं, इमेजेस हमने कॉपी कर ली, थोड़ा सा उसको आप चेंज कर दें, कैनवा में डालें और 2 इमेजेस को मिक्स कर दें। ठीक है। आपने यूनिक बनाना है, उसको बेटर बनाने के बारे में भी मत सोचें, यूनिक बनाने पे सोचें। ठीक है। यूनिक हो जाएगा तो वो दूसरों से अलग होगा, तो वो कॉपीड में नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप ना लेटेस्ट टॉपिक के बारे में अगर लिखेंगे ना, तो वो आपकी वेबसाइट को भी फ़ायदा रहेगा और अप्रूवल भी जल्दी मिलेगा। लेटेस्ट का मतलब क्या है ना, कि जब हम क्या करते हैं, हम अक्सर बहुत पुराने जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में लिखते हैं। जबकि गूगल को क्या पसंद है, गूगल को पसंद है कि आप फ्रेश कंटेंट लिखें, नया क्या आ रहा है जिसके बारे में किसी ने नहीं लिखा है। लेकिन यहाँ पे भी आपको रेलेवेंसी वाले जो अपना हमने जो किया था, सेलेक्ट किया था, उसको नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि लेटेस्ट में कुछ भी आ रहा है, कोई एंड्रॉयड का वर्जन आ गया तो उसके बारे में लिखना शुरू कर दें। जब विंडोज़ के बारे में लिख रहे हैं तो विंडोज़ के बारे में ही लेटेस्ट लिखेंगे, यानी लेटेस्ट में भी जो हमारी निश से रिलेटेड है। उसके बाद जो दूसरी लास्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट जो है, जो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि शॉकिंग है या इन चीज़ों के बारे में, गैम्बलिंग वगैरह के बारे में, ये आप अपनी वेबसाइट पर नहीं डालें, क्योंकि इनको तो अप्रूवल जो है एडसेंस देगा ही नहीं। ठीक है। कुछ लोग करते हैं तो वो लोग दूसरे जो नेटवर्क्स हैं उनका यूज़ करके करते हैं। मान लीजिए आपका अगर कंटेंट इनमें से किसी कैटेगरी में आता है ना, तो मैंने यहाँ पर गूगल के एडसेंस के अल्टरनेटिव भी बताए हुए हैं, आप वो वीडियो ज़रूर देखें, मैं उसको आई बटन में भी लिंक कर दूँगा। तो अगर मतलब इनमें से किसी कैटेगरी में आता है तो वो आप उनको ट्राई कर सकते हैं। तो ठीक है। लेकिन इनिशियली जो है ये कंटेंट एडसेंस के लिए जो है आपका बिल्कुल भी अप्रूव नहीं होगा, तो इस कंटेंट को क्या करें, आप अवॉइड करें। नेक्स्ट जो चीज़ है ना, वो है आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन। अब डिज़ाइन देखिए, कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन मत रखिए, सिंपल रखिए। क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन में क्या होता है ना, कि कई बार कोई ना कोई ऐसा लिंक रह जाता है जिसको हमने कहीं से भी लिंक नहीं किया होता, या उस पर कोई मतलब उसको जो थीम में बाय डिफ़ॉल्ट आता है वही रह जाता है। तो सिंपलेस्ट डिज़ाइन रखें।
यानी कि हर जो लिंक है वो कहीं ना कहीं रीडायरेक्ट जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो 404 पेज पे जा रहा है या वहाँ पर आपने कोई पेज डाला ही नहीं है। तो इस चीज़ को आप हमेशा चेक कर लें। लाइट वेट थीम यूज़ करें, जैसे कि जनरेट प्रेस एक थीम है, इसका फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं और प्रीमियम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको प्रीमियम थोड़ा चीप में चाहिए तो आप हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं तो हम उसको आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो लाइट वेट थीम हमेशा रखें, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड थीम ज़्यादा ना रखें। नेक्स्ट जो है वो एसईओ प्लगइन्स हैं, रैंक मैथ है या योस्ट है, ये तो करने ही होते हैं क्योंकि इन्हीं से ही आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए मुझे कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है, तो इनका यूज़ ज़रूर करें। उसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स में अपनी वेबसाइट को सबमिट ज़रूर करें। तो गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स और बिंग सबमिशन कैसे करना है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये ज़रूरी क्यों है? देखिए, वैसे तो आप किसी प्लगइन की हेल्प से भी इनको मेज़र कर सकते हैं, लेकिन जो डेटा गूगल दे रहा है ना आपको, वो सबसे एक्यूरेट उसको मानिए आप एक बार। ठीक है, बाद में आप जब थोड़े से ट्रैफिक बढ़ेगा तो आप दूसरे टूल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शुरू में ये काफ़ी है। मतलब इनसे आपको एक तो ये मेज़र हो जाएगा कि आपके 15 या 20 विजिटर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सर्च कंसोल आपको ये बताएगा कि किन किन कीवर्ड्स के लिए आप अच्छा कर रहे हैं। तो जिन कीवर्ड्स के लिए आप अच्छा कर रहे होंगे उन्हीं कीवर्ड्स के बारे में कुछ और डेटा लिखें, मतलब उनसे रिलेटेड ही लिखें। तो इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल आसानी से मिल जाएगा, लेकिन एक दिन या 2 दिन में नहीं। वो गूगल रिप्लाई कितनी जल्दी करता है वो अलग चीज़ है, लेकिन आपके जो इसके पीछे की जो मेहनत है ना, वो कम से कम 30 या 45 दिन या उससे ज़्यादा हो तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आप शुरू में ही अगर सही से अप्लाई करेंगे तो रिजेक्शन का जो है फ़ियर नहीं रहेगा, और रिजेक्ट होने के बाद तो फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो एक बार में ही अच्छा करें और कोशिश करें कि शुरू में ही आपको पहली बार में ही एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये सब चीज़ों को फॉलो करेंगे और आपको जल्दी एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन करें, आप वहाँ पर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।